गुड इवनिंग आप सबको। चलिए आज हम लोग फिजिक्स के पहले इस वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है उसको आज साबित करनी है। ठीक है, प्रमाणित करना है कि दोनों में क्या संबंध है, उसको हम लोग आज संबंध को स्थापित करेंगे। तो जनरली उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, F = r/2 या r = क्या 2f। मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। ठीक है, और या फिर वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। फिजिक्स का ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह जो हम लोग बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाली है इसमें हम लोग कई क्वेश्चंस को देखने वाले हैं आगे वीडियो में। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कई ऐसे क्वेश्चंस को भी लाएंगे, साथ ही साथ जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होगा और जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए एक बार फिर से फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने का, और 100% आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स आपका क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण का जब बात आता है तो वहाँ पे दो दर्पण आती है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, जब गोलीय दर्पण का बात आता है तो गोलीय दर्पण जो है इसमें दो नाम है, दो पार्ट्स है इसका। एक जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण और एक का नाम है उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि जब गोलीय दर्पण के बारे में लिखा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको दोनों दर्पण को प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, और दोनों दर्पण के लिए F = r/2 जो है ये प्रमाणित है दोनों दर्पण के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट किस में करेंगे, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित करके देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में और देखते हैं इसमें F = r/2 किस प्रकार प्रूफ होगा। चलिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं, बिल्कुल समझेंगे आराम से। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। साथ ही साथ कई हम लोग क्वेश्चंस भी क्लियर करते जाएंगे, बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगी जो आपको इस प्रूफ को करते करते हम बताते भी जाएंगे, आप लोग उन सभी चीज़ को याद रखेंगे। तो ये अवतल दर्पण में दर्पण का जो मिडिल है वो उसको ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से होकर जो लाइन पास करती है उसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें लेते हैं। समांतर प्रकाश की किरणें लेते हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ये आपका फोकस है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे सेंटर होगा, चूंकि ये जो हम लोग खींचे हैं गोलीय दर्पण तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है। ठीक है ना, और इसी केंद्र से ये दर्पण खींचा जाता है और गोलीय दर्पण का ये पार्ट है, तो इसका मतलब इस गोलीय दर्पण का पार्ट है तो इसका मतलब सेंटर भी होगा यहाँ पे। अब इस सेंटर से अगर इस सेंटर से हम इसको मिला दें, ठीक है, सेंटर से मिला दे तो आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण में ये किरणें को कहते हैं हम लोग आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण होता है वो है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। और इन दोनों के बीच में जो ये C से लाइन जा रही है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अविलंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अविलंब हो जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो ये लाइन गया है जो नॉर्मल होती है वही है हमारा क्या, उसको हम लोग अभिलंब बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण रहता है उसको दो भागों में बांट देता है, जिसको हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। सही है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इस दर्पण का हम एक नाम भी रख देते हैं कि चलो M क्या है, एक दर्पण है, और एक किरण जो है उसका नाम कर देते हैं AM, ये किरण था। ठीक है,
जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है एफ से होकर, फोकस से होकर जो है पास कर जाती है, और आपका सी एम डैश यहाँ पे क्या हो जाता है, अविलंब हो जाता है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आई है और ये क्या है, आर है। अब चूंकि ए एम डैश जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रधान अक्ष का समांतर किरण है ना, यह है समांतर किरण है। इसका मतलब ये रेखाएं समांतर है, और जब कोई समांतर रेखा को कोई एक रेखा कट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं या तिर्यक रेखा कह सकते हैं, और ये तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या है, इस कोण का ये कोण है एकांतर अंतःकोण। चूंकि ये लाइन है आपका पैरेलल, तो ये लाइन जो होगी वो होगी तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा का इस कोण को इस कोण का क्या कहेंगे हम लोग, एकांतर अंतःकोण। तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि आई आर, ठीक है ना, यहाँ पे आई और आर जो है आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये दोनों बराबर है तो अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो ये आर और आई बराबर हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और जरा ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहा है, अर्थात हम इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने की, मतलब बराबर कोण की सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सी एफ होगा वो एफ एम डैश के बराबर हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर सी एफ एफ एम डैश के बराबर हो जाता है तो यहाँ से हमको रिलेशन निकालनी है, हमको तो निकालनी है रिलेशन एफ और आर के बीच में। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस दर्पण की चौड़ाई को कम कर दे, हम इतना कम कर दे कि ये एम डैश कहाँ पे आ जाए, पी पे आ जाए। यदि दर्पण की चौड़ाई कम कर दी जाए तो एम डैश कहाँ पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। तो एम डैश के बदले में हम क्या लिख पाएंगे, पी लिख पाएंगे। तो इसका मतलब जो एफ एम डैश है उसको हम पी एफ लिख पाएंगे। तो इसका मतलब पी एफ और सी एफ बराबर हो जाएगा, पी एफ और सी एफ बराबर हो जाएगा ना। तो पी एफ सी एफ बराबर होने से अब रहा बात चिन्ह परिपाटी का, साइन कन्वेंशन का, तो जितनी भी दूरियां होती है वो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो अब देखेंगे तो यहाँ से ध्रुव से यहाँ से मापी जाएगी, तो यहाँ लेकिन सी एफ का डिस्टेंस तो सी एफ में पी से नहीं मापा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस सी एफ को पी से सी माइनस पी से एफ। क्लियर है। तो इस प्रकार हमको P से सभी डिस्टेंस हो जाएगा, और सभी का चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम पॉइंट रख देंगे यहाँ पे इसका सिंबॉलिक टर्म, तो वहाँ से हमको F = R/2 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहला हम लोग इसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं। माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P ध्रुव है। ठीक है, प्रधान अक्ष पर C तथा F क्रमशः वक्रता केंद्र और फोकस है। ए एम डैश आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक तो हो गया। हम लोगों ने एक काम एक्स्ट्रा किया है जिसको हम लोग रचना या बनावट में कह सकते हैं, बनावट रचना कंस्ट्रक्शन में हम कह सकते हैं कि सी एम डैश को मिलाया, सी एम डैश को मिलाया। चलिए यहाँ तक तो हम लोग जो इस फिगर में दिख रहा था उस बात को दर्शा दिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका सारा स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है कि आपने क्या बनाया और कहाँ पे क्या पॉइंट रखा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं इस रूल के अनुसार। अगर देखें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम क्या कहेंगे कि आई बराबर क्या होता है, आर। पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये बराबर होता है तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए एम डैश सी बराबर सी एम डैश एफ। सही है, हम लिख सकते हैं कि ए एम डैश सी इक्वल में सी एम डैश एफ, चूंकि आई और आर बराबर है। दूसरे रूल के अनुसार इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें थोड़ी देर के लिए, तो दूसरे रूल के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, दूसरे रूल के अनुसार हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ए एम डैश सी बराबर होगा एम डैश सी एफ, एम डैश सी एफ। रीजन आपको पता है, आप लिख सकते हैं बगल में एकांतर अंतःकोण। सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बात हम कह सकते हैं कि जो आई है वो यहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल है तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण से क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान ले और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखें तो हमको दिख रहा है दोनों का लेफ्ट साइड आपका इक्वल है, इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से आपका सी एम डैश एफ इक्वल हो गया एम डैश सी एफ, सी एम डैश एफ इक्वल हो गया एम डैश सी एफ, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। सही है, अगर ये दोनों कोण बराबर है और वो भी एक त्रिभुज का ये दोनों एक कोण है ना, एक ही त्रिभुज का है ये दोनों कोण और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब कह सकते हैं कि सी एम डैश एफ क्या है, या एफ सी एम डैश पढ़ सकते हैं या एफ एम डैश सी पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः एफ सी एम डैश से क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो पता होगा आपको कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि सी एफ बराबर होगा एफ एम डैश, सी एफ बराबर क्या होगा, एफ एम डैश। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हमको रिलेशन तो एफ एम डैश में नहीं लेना है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंडीशन बताना होगा कि यदि दर्पण की चौड़ाई बहुत ही कम हो, अत्यंत छोटी हो, ठीक है ना, दर्पण की चौड़ाई अत्यंत या द्वारक बोलते हैं इसको, ये बहुत छोटा हो तो एम डैश पी के सन्निकट आ जाएगा, बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, जहाँ पे हम एम डैश को पी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। आगे समझते हैं हम लोग। आइए, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल में क्या हुआ, एफ एम डैश। सही है, तो सी एफ जो है एफ एम डैश के इक्वल है। पर हम क्या देखेंगे, हमको तो रिलेशन लेना है सी एफ का पी सी का रिलेशन पी एफ से लेना है। आपको पता है पी से एफ का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है ना, और पी से जो सी का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये हो गया आपको कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल एफ। हमको इनके बीच रिलेशन चाहिए, तो इस एफ एम डैश को हम पी से रिलेट करने के लिए पहले ये कहेंगे कि यदि दर्पण का
द्वारक अत्यंत छोटा हो, तो बहुत ही छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तो हम कह सकते हैं कि m डैश किसके निकट हो जाएगा, p के निकट हो जाएगा। अगर दर्पण की चौड़ाई को हम बहुत ही कम कर दे तो जो ये m डैश दिख रहा है वो छोटा होके कहाँ पे आ जाएगा, p पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, p पे। तो m डैश किसके इक्वल हो जाएगा, p। तो जब p के इक्वल होगा तो f m डैश किसके इक्वल हो जाएगा, pf के इक्वल। एफ एम डैश किसके इक्वल हो जाएगा, pf के इक्वल। चलिए अगर हम इस एफ एम डैश के इस pf वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं a। तो समीकरण a से हम क्या कहेंगे कि CF इक्वल क्या हो जाएगा, PF। CF इक्वल क्या हो जाएगा, PF। अब सोचनी ये बात है कि चलो PF तो ठीक है, P से मेजरमेंट हुआ। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट कहाँ से करना होगा, P से करना होगा। तो चलो PF तो ठीक है पर CF नहीं है, तो CF को हम P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस CF को क्या लिखेंगे, P से C माइनस P से F। इसको लिखेंगे P से C माइनस P से F, दैट इज PF, है ना। इक्वल में PF हो गया, तो PC माइनस PF को उधर भेज दे तो PF प्लस PF क्या हो जाएगा, PC इक्वल 2PF। PC इक्वल क्या हो जाएगा, 2PF। अब जरा समझिए, PF के लिए क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F, और PC के लिए क्या लिख सकते हैं, R। तो PC के लिए क्या लिखेंगे, R, और 2 इंटू F। F R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। अगर इसी से यहाँ से हम f का वैल्यू निकालेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। f इक्वल टू r/2 से कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपका बन जाएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, फोकस दूरी निकालनी रहेगी, तो f इक्वल टू r/2 या फिर r इक्वल टू 2f लगा के हम लोग आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया ये चीज़? यदि समझ में आ गया तो आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे प्रूफ क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाए। थैंक यू।